क्लास में हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहली क्लास हुई थी और उसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, परावर्तन के नियम देखे थे। आज उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पिछली बार देखा कि परावर्तन के नियम क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमको पता चला दो नियम होते हैं परावर्तन के। पहला होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आज हमको देखना है कि प्रतिबिंबों का बनना किस प्रकार से होता है। तो प्रतिबिंबों का बनना यानी जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके लिए हमारे पास बेसिक रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। तो हमने जो देखा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। वैसे हम इसको समझने के लिए इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर ये गोली दर्पण है, इसके टर्मिनोलॉजी को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अभी मैं केवल इमेज फॉर्मेशन की दृष्टि से कि ये इस मिरर का, ये कॉन्केव मिरर है, इस मिरर का पोल है यानी ध्रुव है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमको कुछ बेसिक रूल्स याद रखने हैं कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, ये इसका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, तो परावर्तन के पश्चात ये इसके फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम आप ये बना लीजिए। दूसरा नियम ये है इसका जस्ट उल्टा, कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तीसरा कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये कैसा हुआ कि कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर के गई और परावर्तन के पश्चात वो इसी दिशा में वापस लौट जाती है। एक नियम जो बिल्कुल बेसिक है, एक्चुअली उसी नियम का ही ये सारा का सारा जो है हम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है तो उतना ही वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी, ये आई और ये आर। तो ये बेसिक रूल है, हमको याद रखना है। मुख्य अक्ष के समानांतर गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौट गई, फोकस से होकर गई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर लौट गई, वक्रता केंद्र से होकर गई और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट गई। किसी भी बिंदु पर अगर आपतित होती है वो, तो जितना कोण वो अभिलंब से बनाती है उस बिंदु पर उतना ही कोण बनाएगी वो परावर्तन का अभिलंब के साथ। तो इतने प्रकार के किरणों में से कोई भी दो किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर प्रतिबिंब मिलेगा। तो बिल्कुल बेसिक रूल है ये। हम चारों किरणों को भी अगर लेंगे तो प्रतिबिंब उसी जगह पे बनेगा, लेकिन आपको अपने एग्जाम में केवल किन्हीं भी दो प्रकार की किरणों का चयन करना है और उसको आप ज्योमेट्रिकली अपने कॉपी पर दिखा दीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। बेसिक डिफरेंस कैसा होता है कि प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, अगर वो वास्तविक रूप में मिलती है तो जो बनता हुआ प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के बनने के लिए किरणों को परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलना आवश्यक होता है, और वो किरणें परावर्तन के पश्चात डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, किसी बिंदु पर नहीं मिल रही हैं। लेकिन हमको परावर्तन की घटना के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक बिंदु से वो निकल के आ रही है। तो उसके लिए हम क्या शब्द उपयोग करते हैं कि किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। The reflected ray do not meet at a point but
appears to meet at a point. That point or the image formed in that condition, it is known as virtual image. इस प्रकार से बना हुआ प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। एक उदाहरण दूं मैं आपको, तो अगर मैं वास्तविक प्रतिबिंब की बात करूं, एक मैंने कॉन्केव मिरर लिया, अवतल दर्पण लिया, अभी हम इसको डिटेल आपको बताएंगे, इसकी टेक्नोलॉजी को बताएंगे। तो यहाँ पर पोल है, यहाँ पर इसका फोकस है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर मैंने कोई वस्तु को सपोज मैंने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा है, तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण हमने लिया कि वो कैसा भी ले सकते हैं, हम चाहें तो वक्रता केंद्र से ले लें या हम इसको फोकस से होकर गुजारें। तो जैसा मैंने बताया कि फोकस से अगर होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई। अब आप देखिए इसमें ये जो रे है इसका डायरेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा दिखाना है। अगर आपने इसको नहीं बनाया तो आपके आंसर कट जाएंगे। तो एक किरण गई और परावर्तन के पश्चात इस दिशा में चली गई, एक किरण गई और परावर्तन के पश्चात इस दिशा में लौट गई। ये दोनों किरणें कहाँ पे मिली? इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे हमारा इमेज, अगर हमने लिया था वस्तु लिया था हमने ए बी, तो इसका इमेज हो गया बी डैश ए डैश। तो परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इमेज कैसा हो गया? रियल, वास्तविक हुआ। अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के लिए हमने क्या किया, फिर से ऐसा ही एक कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण लिया, इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने बना दिया। इस बार हम क्या करते हैं, वस्तु को हम रखते हैं विद इन एफ, फोकस दूरी के अंदर। अब क्या होता है, पहली प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समानांतर और फोकस से होकर गुजर गई वापस लौट के इस दिशा में। दूसरी हम चाहें तो फोकस से होकर गुजारें, क्योंकि यहाँ से फोकस से गुजारना मुश्किल होगा, तो हम इसको लेते हैं ऐसी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात इसी दिशा में लौट आती है। अब आप देखिए कि ये जो दोनों किरणें हैं, इन दोनों किरणों की जो दिशा है वो कैसी है? डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग का मतलब फैलना। तो वो किसी बिंदु पर आगे मिलेंगी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमको ये एहसास होता है, हमको ये प्रतीत होता है कि ये इधर कहीं से आ रही है और ये कुछ यहाँ कहीं से आ रही है। तो इसका जो इमेज है वो एक्चुअल में यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, the reflected ray do not meet at a point, do not intersect at a point, but it appears to meet at a point. इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है, इस प्रकार का बना हुआ प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो अगर ये वस्तु ए बी है तो इसका इमेज मिला हमको ए डैश बी डैश। तो ये अंतर होता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यहाँ से हम अंतर भी बता सकते हैं। पहला अंतर में हो जाता है वो एक की परिभाषाओं का अंतर होता है कि जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, द रिफ्लेक्टेड रे इट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब परावर्तित प्रकाश किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं, तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दूसरा अंतर हमने देखा कि यहाँ पे देखिए कि ये जो वस्तु इस प्रकार से रखा हुआ था और इसका प्रतिबिंब हमको उल्टा मिला। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसी होती है? इट इज इनवर्टेड, ये उल्टी होती है। और आभासी प्रतिबिंब ये वस्तु रखी थी, इसी का हमको ये प्रतिबिंब मिला। तो वास्तविक आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा बनता है। तीसरा अंतर यह होता है कि इस इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं
और इस इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये अंतर होते हैं इस प्रकार से। अब हम आगे देखते हैं कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं और फिर आगे उसकी टर्मिनोलॉजी की चर्चा करेंगे। तो मिरर को बताने के लिए मैं शुरुआत करता हूँ प्लेन मिरर। तो कभी कभी बहुत साधारण सा प्रश्न होता है कि प्लेन मिरर आप कैसे डिफाइन करेंगे। अगर मैंने ऐसा दर्पण बनाया, ये स्फेरिकल है या गोली दर्पण है, और एक प्लेन मिरर इस प्रकार का होता है, ये ऐसा प्लेन मिरर जिसको आप रोज इस्तेमाल करते हैं, हम अपना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्लेन मिरर होता है। हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर का जो फोकस है वो इनफाइनाइट होता है। इसका जो फोकस दूरी अगर लेंगे हम तो वो अनंत हो जाता है, जबकि इसका कुछ ना कुछ एक निश्चित फोकस होगा। तो अभी टर्मिनोलॉजी को और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक इमेज में आपको बना के दिखाऊं कि अगर कोई वास्तविक प्रतिबिंब होता है या आभासी प्रतिबिंब होता है, जब हम जिस मिरर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये आपका एक प्लेन मिरर है, आप इसके सामने खड़े होते हैं, आप देखिए एक प्रकाश की किरण जाती है इसके पोल पर, तो परावर्तन के नियम का उपयोग होगा। जितना एंगल इसने बनाया इस अभिलंब के साथ में, उतना ही एंगल बनेगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। दूसरा, जब हमने इसको दूसरे प्रकार की रे को कंसीडर किया तो हम लेते हैं इसको लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब नियम के हिसाब से क्या होगा कि ये वापस इसी दिशा में लौट जाएगा, वापस इसी दिशा में लौट जाएगा। मतलब ये पहले ही नियम का विस्तार है कि ये अभिलंब भी इसके लिए इस बिंदु पर यही हो गया, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का भी एंगल 0 डिग्री होगा, तो ये लौट जाएगी। अब अगर ये दोनों किरणें इस तरीके से जाती हैं, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो क्या इनकी आगे मिलने की संभावना है? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि दिस बोथ द रेज आर डाइवर्जिंग, दोनों रेखाएं कैसी हो रही हैं, बिखर रही हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी। तो अगर ये वस्तु है तो इसका इमेज a डैश b डैश होगा। ज्योमेट्रिकली अगर आप सही बनाएंगे ये, तो वास्तव में जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होता है। अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आप जो रोज समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं अपने आप को देखने के लिए, अपनी साज सज्जा के लिए, तो जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, उससे बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका उत्तर होगा आभासी। बिल्कुल पैटर्न क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर का ये, कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है। इसमें बनी हुई वस्तु कैसी होती है? सीधी होती है। हमने पढ़ा है अभी कि आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो वो सीधी होती है। और यहाँ पे चूंकि समतल दर्पण है तो हम बता सकते हैं कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण से अंदर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्चुअल है। आगे हम देखते हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार से हम सामान्यतः ले लेते हैं एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इट इज अ प्लेन मिरर, इट इज स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर को आप समझ गए अभी कैसे इमेज फॉर्म होता है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। लेकिन जब गोली दर्पण की बात करते हैं तो इसके अंदर में हमको 2 दर्पण का अध्ययन करना होता है। एक होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इसको समझने के लिए
आप एक इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक गोला है, गोला मतलब स्फीयर, देयर इज वन स्फीयर। और यहाँ मैं बताता भी हूँ कि आपको स्फीयर और सर्कल में अंतर समझ में आना चाहिए। तो सर्कल का मतलब होता है मेरे पास एक तार है, उस तार के दोनों सिरों को मैंने मिला दिया तो वो एक सर्कल बन गया, एक वृत्त बन गया। वृत्त में कोई वॉल्यूम नहीं होता है, उसका आयतन नहीं होता, यू कैन नॉट कैरी एनीथिंग इनसाइड दैट सर्कल। लेकिन जब हम बात करते हैं एक गोला की, स्फीयर की, देयर इज अ शीट एंड दैट शीट इट इज joined together to form a spherical shape। एक गोला होता है, जैसे फुटबॉल है, जैसे बलून है, तो वो एक गोला हो गया। तो मेरे पास एक गोला है, एक स्फीयर है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये कांच का बना हुआ है। अब अगर इसके एक पोर्शन को मैंने कट कर दिया तो ये एक शेप मेरे पास निकल गया कुछ ऐसा, इट्स लाइक बाउल, एक कांच का एक बाउल जैसा हो गया। अब इस बाउल के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैंने इस हिस्से को पॉलिश कर दिया, इस हिस्से को पॉलिश कर दिया, सिल्वर से या कॉपर से पॉलिश होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हिस्से से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया अंदर का। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर if it is depressed inside, अंदर से दबा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। आपने एक स्पून लिया, स्पून को आपने सामने रखा है, जिसका हिस्सा सामने से डिप्रेस्ड है, दबा हुआ है, तो वो कैसा शेप का कहलाएगा, अवतल दर्पण। और अगर इसी मिरर, इसी स्फीयर के एक हिस्से को मैंने कट किया, ये जो हिस्सा मेरे पास आया, इस हिस्से को मैंने अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, विच इज बल्जिंग आउट। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो परावर्तक सतह है, वो कैसा है, उभरा हुआ, उठा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या हो सकती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी इसमें होती है। तो देखिए, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इन शब्दावली को पढ़ते हैं तो फिर आप इसके आगे के पोर्शन को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसी पे आधारित हमारा एक जो डेरिवेशन है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो उसको हमको प्रूफ करना होता है दैट r इज इक्वल टू ट्वाइस f और f इज इक्वल टू r/2। r इज इक्वल टू ट्वाइस f और f इज इक्वल टू r/2, ये प्रूफ करना होता है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। इसमें एक पहला पॉइंट होता है, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम अमूमन कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया कि जब हम गोली दर्पण की बात करते हैं, आपके पास एक स्फीयर है, एक गोला है कांच का बना हुआ, उसका जो केंद्र है, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। So no matter whether it is concave mirror or convex mirror, वो अवतल दर्पण हो सकता है या उत्तल दर्पण हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि हमने उस मिरर के किस हिस्से को पॉलिश किया है, अंदर के पोर्शन को हमने पॉलिश किया है या बाहरी हिस्से को पॉलिश किया है। लेकिन जो उसका सेंटर, उस मूल गोली दर्पण का जो सेंटर था, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। इस दर्पण का बीचों बीच का जो हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं, आपके पास एक बाउल जैसा जो बना, एक जो बाउल जैसा बना, इसका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। हम अगर इसको स्फेरिकल मिरर के शेप में दिखाते हैं
ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर है वो कहलाता है पोल ऑफ मिरर। द सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर इट इज नोन एज पोल ऑफ मिरर, इसको हम P से दर्शाते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये होता है कि जो ये P है ये C है, वह रेखा जो इन दोनों को मिलाती है, द लाइन विच कंबाइंस which joins center of curvature with pole of mirror, that is known as parallel principal axis। और इसी प्रकार से हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, तो C से P के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम center of curvature to pole of mirror is known as radius of curvature। एक आता है फोकस, कैपिटल F से दर्शाते हैं। फोकस का मतलब यह होता है कि जब गोली दर्पण में हम किसी वस्तु में जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखा आती है, द लाइट रे विच इज इंसिडेंट parallel to principal axis, after reflection it passes through a point or it meets to a point, that point is known as focus। इसको हम उसको फोकस कहते हैं। और एक टर्मिनोलॉजी आती है फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन F and P it is known as focal length। तो ये प्रमुख टर्मिनोलॉजी है, इसके आधार पे हम आगे का डेरिवेशन देखेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कक्षा हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।